हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो गाइस यार, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया क्लास 10th की जर्नी को। और आज की वीडियो में मैंने चैप्टर लिया है केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और गाइस यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी होता है, ये जानना ज़रूरी होता है कि इस चैप्टर में हमको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। अगर हम टॉपिक्स को कुछ टॉपिक्स में उसको रिकवर करके लिख लेते हैं तो वो चैप्टर क्या है, आसान हो जाता है पढ़ने में। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें मतलब मेजरली किन किन टॉपिक्स के बारे में। तो ये अगर किसी भी चैप्टर के बारे में हम पता लगा लें या किसी भी चैप्टर को हम कैटेगराइज कर दें कुछ टॉपिक में, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है चैप्टर को पढ़ना। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा और एक टॉपिक को भी हम क्लियर कर लेंगे आज। और वो टॉपिक होगा कि जो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो गाइस यार, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चैप्टर को टॉपिक्स में कैटेगराइज करना चाहिए। तो गाइस यार, मैं आपको हर चैप्टर को अलग अलग टॉपिक्स में और हर टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करके दूंगा। तो आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें मैं आपको अभी बता ही देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में और कितनी वीडियोज आएगी और किन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली वीडियो है आज की, जो कि है इंट्रोडक्शन। और आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आप कैटेगराइज कर सकते हो चैप्टर में से केमिकल रिएक्शंस। फिर दूसरा टॉपिक जो आता है वो है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर हम सीखेंगे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को, और आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद फिर आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब ये चैप्टर ही पूरा सिंपल है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री आपको सिंपल हो जाएगी। पूरी केमिस्ट्री एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट वीडियो जो कि वो है रैंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में मेजरली। अगर हम ऐसे डिवाइड करके चले और हर टॉपिक को पढ़ लें तो पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही कैटेगराइज करके चलेंगे और ऐसे ही कैटेगराइज करके चैप्टर्स को आगे वाले जो भी चैप्टर्स है, मतलब किसी भी चैप्टर को ले लो, किसी भी सब्जेक्ट से ऐसे पढ़ेंगे तो मतलब हम फुल स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस यार, अब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का वो सिंपल कॉन्सेप्ट, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन एक स्नैप रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि हमारी जो पूरी 10th की केमिस्ट्री है वो बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने ये लिया है एटम। ठीक है, यहाँ पर ये है न्यूक्लियस और यहाँ पर ये प्लस का देना है। ठीक है, प्रोटॉन्स यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस में ही पूरे एटम का मास रहता है, राइट, और न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में रहते हैं, क्योंकि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, अब एटम्स के ये अलग अलग शेल्स होते हैं और हमें पता है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हर शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड है। ठीक है, हर शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फिक्स्ड है नंबर, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है हमारा 2n²। ठीक है, अब यहाँ पर ये n क्या है? ये n है, ये जो शेल वो किस नंबर का है? तो शेल को हम नेम देते हैं, जैसे कि हो गया ये, तो ये है k शेल, L शेल, M शेल। तो गाइस यार, एटम में हर शेल का कोई एक नेम होता है। ठीक है, जैसे कि
ये है के शेल, जो फर्स्ट शेल होता है उसको कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल। और एक और तरह से हम किसी शेल को बोल सकते हैं, जैसे कि ये हो गया नंबर 1 शेल, ये 2 और ये 3 एंड सो ऑन, मतलब ये चलते रहेगा आगे, ठीक है। तो ये जो n है ये है नंबर, ये कौन से नंबर का शेल है। जैसे कि अगर पहले नंबर का शेल है तो पहले नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताएगा 2n², यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर जो कि है 2। तो पहले मतलब जो पहला शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा शेल, दूसरे शेल का n क्या होगा 2, n मतलब जो नंबर ऑफ शेल, कौन सा नंबर है शेल का, पहला है या दूसरा है, ठीक है। तो जैसे कि n है, तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करूं सेकंड शेल में, तो वो क्या हो जाएंगे 2 × 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अगर मैं शेल नंबर 3 का कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 18, और ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नंबर फिक्स्ड है वो एटम को, मतलब किसी भी एटम में, जैसे कि मान लो अगर ये एटम है इसमें एक ही शेल है और अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको कंप्लीट करना चाहता है। और क्या होता है इससे कंप्लीट करने से वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, और एटम का मेन मकसद यही होता है उसकी स्टेबिलिटी को पाना। स्टेबिलिटी यही है, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन जो मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो हो, तो वो एटम स्टेबल कहलाएगा, और हर एटम स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो और इसी एटम की स्टेबिलिटी को पाने की इच्छा की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो गाइस यार मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो जैसे कि मैं लेता हूँ हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम मैंने लेता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटम है ये, ठीक है। अभी देखो ये हो गया प्रोटॉन, इसमें मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और आउटर मोस्ट शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस यार जो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 1 है, और मैंने आपको बताया था जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट शेल में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 2, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की वजह से केमिकल रिएक्शन होंगे। केमिकल रिएक्शन का होने का कारण यही है, इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश। तो कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। अब वो कैसे भी ले सकता है, वो शेयरिंग भी कर सकता है, ले सकता है, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को दे सकता है अपने आउटर मोस्ट जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस यार कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है, नोबल गैस स्टेट को अटेन करना चाहता है, और उसके लिए उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होना जरूरी है, ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरे जो है केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका, क्यों होते हैं केमिकल रिएक्शन, इनकी वजह से होते हैं। एटम्स का स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो गाइस यार जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो अब गाइस यार देखो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो कि केमिकल चेंज करती है, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से केमिकल चेंज होता है। तो अब गाइस यार हम चेंजेस के बारे में समझेंगे,
ये हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा है कि जो मतलब मैटर में चेंजेस होते हैं ना, अब जो मैटर में चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। मतलब हम पूरे यूनिवर्स में जो मतलब सोशल चेंजेस या और कोई चेंजेस की बात नहीं कर रहे, जो मैटर में होने वाले चेंजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मैटर में दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर ये है कि फिजिकल चेंज अगर होगा तो वहाँ पर जो एक्चुअल जो मैटर है उसमें किसी भी सब्सटेंस में एक्चुअल जो मैटर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, उसका पूरा मैटर ही चेंज हो जाता है, क्योंकि केमिकल चेंज में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो जाता है। वहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी एटम से चले गए होंगे या उसने किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, या फिर शेयरिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सब्सटेंस ने रिएक्ट करा वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है केमिकल चेंज होने के बाद। अगर किसी मैटर का केमिकल चेंज हो जाता है उसमें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी पहले वो नहीं रहती, मतलब उसका फॉर्म भी चेंज होता है, उसका जो मैटर है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है। अब और अंतर क्या है इसमें कि अगर कभी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल चेंज का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि हो गया इवापोरेशन। ठीक है, तो अब इवापोरेशन एक फिजिकल चेंज है। तो अब इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में जो एटम्स की जो मतलब एटम्स की दूरी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, राइट। लेकिन जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, इवापोरेशन होगा जब उसका, तो जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिजिकल चेंज में यही होता है, कहीं भी फिजिकल चेंज अगर होगा तो वहां पर जो सब्सटेंस एटम से बना है और मतलब मॉलिक्यूल से बना है या फिर एटम से बना है, तो वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में वहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस है कि अगर कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होंगी वो डिक्रीज होंगी, मतलब दूरी बढ़ती जाएगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंजेस में रीअरेंजमेंट ऑफ जो है एटम्स, और एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। कोई एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है और उसको गेन करने के लिए वो एटम को लूज करेगा, एटम गेन करेगा, या एटम को शेयर कर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स, मतलब वन और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। और जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट वो बिल्कुल ही अलग होता है रिएक्टेंट से। और यहाँ पर जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पर केमिकल चेंज होगा, और जहाँ पर केमिकल चेंज हुआ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो गाइस यार, और भी एग्जांपल्स अगर मैं बताऊँ केमिकल चेंज के, और भी एग्जांपल हो जाएंगे। हमारा जो डाइजेशन है, मतलब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल बता रहा हूँ। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर नया प्रोडक्ट बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वहाँ पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है। रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो टूट रहा है एनर्जी देने के लिए, और ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट था जहाँ पर रिएक्शन हुआ, जिसमें रिएक्शन हुआ, जब वो मतलब रिएक्शन होने के बाद, चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हुआ है एटम्स का रीअरेंजमेंट। तो ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हो जाता है केमिकल चेंज। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्ट होने के बाद, उसमें चेंज होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, नई आइडेंटिटी गेन कर लेता है और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
तो गाइज यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। आज मैंने आपको बता दिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर केमिस्ट्री बेस्ड है। अगली वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। अब अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। जो भी बंदा इस चैनल पर नया हो भाई वो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ तुम एटम के साथ खेलो या फिर केमिस्ट्री पढ़ो, मुझे ही नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब गाइस यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिंदास पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं डाउट सेशन भी करने वाला हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, गुड बाय।